मिस्र के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की शिखर वार्ता आज, आधा दर्जन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। सीएम योगी ने पुरानी बिल्डिंग हादसे का लिया संज्ञान, राहत एवं बचाव कार्य के दिए निर्देश, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखनऊ में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अलाया अपार्टमेंट ढही, 20 लोगों के दबे होने की आशंका, राहत कार्य जारी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अखिलेश पर हमला, कहा स्वामी प्रसाद का बयान राजनीतिक या व्यक्तिगत। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरा, आज संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा ने बनाई दूरी, शिवपाल यादव बोले हम राम और कृष्ण के आदेशों पर चलने वाले हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुभ प्रभात, मैं सपना झा और आपके स्वागत है खबर उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अलाया अपार्टमेंट में बहुमंजिला इमारत ढही। बीते घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे से घायलों को अस्पताल भेजा गया। सिविल ट्रॉमा में घायलों का इलाज जारी है। मलबे में फंसे कई लोग परिजनों के संपर्क में। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मलबे में फंसे अन्य लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। अलाया अपार्टमेंट में बहुमंजिला इमारत ढह गई है। खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अलाया अपार्टमेंट में बहुमंजिला इमारत ढह गई है। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सीएम योगी ने पुरानी बिल्डिंग हादसे का संज्ञान लिया है, राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम योगी ने पुरानी बिल्डिंग हादसे का लिया संज्ञान। लखनऊ, सीएम योगी ने पुरानी बिल्डिंग का हादसे का लिया संज्ञान, राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी ने पुरानी बिल्डिंग हादसे का संज्ञान लिया है, राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुरानी बिल्डिंग हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। राहत एवं बचाव कार्य के दिए निर्देश। मौके पर लगातार ऑपरेशन जारी है।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ताबड़तोड़ दौरा। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारी मतदाताओं से संवाद करेंगे। अयोध्या जिला महानगर की बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ताबड़तोड़ दौरा है आज। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। पार्टी पदाधिकारियों और मतदाताओं से संवाद करेंगे भूपेंद्र चौधरी। अयोध्या जिला महानगर की बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के 3 जिलों का आज दौरा है। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों और मतदाताओं से संवाद करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। इस दौरान अयोध्या जिला महानगर की बैठक भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ताबड़तोड़ दौरा। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। अयोध्या जिला महानगर की बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह। बदायूं में वजीरगंज विकास खंड के गांव हरनाथ निवासी प्रधान पुत्र ने सचिव पर प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर मोहर के अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। जहां एक तरफ मोदी एवं योगी सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के कुछ कर्मचारी अधिकारी मोटी रकम लेकर गरीबों से उनका हक छीन रहे तथा अपनी तिजोरी भरने के लिए आवास योजनाओं में अपात्रों का चयन कर रहे हैं। प्रधान तरावती के पुत्र चंदन ने एडीओ पंचायत और सहायक पंचायत सहित सचिव पर मिली भगत कर प्रधान के फर्जी मोहर और हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करते हुए अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाते हुए पात्रों को सूची से नाम काटने का आरोप लगाया है, जिसकी प्रधान पुत्र ने डीएम बदायूं को शिकायत पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई धांधली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। 113 लोगों के नाम की सूची आई थी, तो मेरी मां ने जो पात्र लोग हैं उनके लिए सूची में रजिस्टर किया नाम, और जो अपात्र थे उनको हटा दिया गया। लेकिन सचिव साहब ने कोई अपनी फर्जी मोहर लगा के और फर्जी साइन करने के बाद, और जो हमारे गांव के मेंबर है ना किसी के पंचायत गठित की ना कुछ हुआ उसमें, और जो हमारे यहाँ जो चेक इन हुई थी उसमें ना पंचायत साहब वो सचिव साहब आए थे, ना एडीओ साहब आए थे, डायरेक्ट इरफान आए थे जो सफाई कर्मचारी है, जबकि उसको कोई वो हक नहीं है जो हमारे यहाँ का जांच पड़ताल की। साइन फर्जी और जब कभी भी आप रात में दवा लेने निकलते होंगे तो कुछ मेडिकल स्टोर पर 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जब इसी सुविधा की आड़ में नशे का व्यापार परवान चढ़े तो कहीं ना कहीं यह समाज हित में नहीं है। किंतु ऐसी घटित हो रही है और आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर पर कैसे नशे का सामान, तो हम आपको बता दें, यह है कोडीन युक्त सिरप, जिसका प्रयोग नशे के तौर पर भी किया जाता है। सरकार इसकी बिक्री को लेकर तमाम नियम भी निर्धारित कर चुकी है। प्रशासन ने नाई ब्लेड चौराहा स्थित मेडिकल पर छापेमारी की और दुकान सील कर दी है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दुकान की सघन चेकिंग की गई थी, जिसमें विभिन्न कंपनियों के 129 अदद कोडीन युक्त सिरप मिले। अधिकारियों के आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब इन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख मेडिकल स्टोर संचालक के पास नहीं मिले। इन दवाओं की कीमत लगभग 24,000 रुपए आकी गई है। आरोप है कि मेडिकल संचालक द्वारा उक्त सिरप का दुरुपयोग करते हुए नशे के प्रयोग हेतु बिक्री की जा रही थी। बहरहाल इन दवाओं को बिक्री पीआर रोक लगाते हुए कुछ सिरप के नमूने जांच हेतु इकट्ठा कर लिए गए।
भाई प्रशासन ने उस दिन को फ़ोन किया था, ये शायद लखनऊ में थे, तो दुकान को सीज कर दिया गया था। आज नायब साहब और एसडीएम साहब लोगों की मौजूदगी में दुकान की सील तोड़ी गई। अंदर जो भी दवाइयाँ मिली हैं उसमें कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं है, कोडिंग की सिरप है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बताया है कि इसको आप बेचने में, लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर के पर्चे पे इसको बेचा जाए। कि रात में मेडिकल स्टोर खोलता है और यहाँ पर कोडीन बेस्ड कफ सिरप जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है नशे के दुरुपयोग के लिए, तो इसकी जांच के लिए छापे की कार्रवाई की गई थी। दिनांक 19 तारीख की गई थी। तो उसी के क्रम में ये मेडिकल स्टोर बंद पाया गया था, न्यू कमला मेडिकल स्टोर, जिसको तहसीलदार नायब तहसीलदार जी द्वारा सील किया गया था। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर दिए गए गलत बयान पर अब बहराइच में बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग सड़कों पर बिहार के शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू महासभा के सैकड़ों लोग शहर की सड़कों पर नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रही। इस संगठन के लोगों ने बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट को अपने मांगों के साथ एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें मांग की गई है कि दोनों नेता माफी मांगे, नहीं तो जेल जाएंगे। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो यूपी के मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है नाम इसका विशेष है। राम जी का चरित्र किस प्रकार रहा है, उस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके आचरण पर, चाल चलन पर पुस्तिका लिखी, मानस, तुलसी रामचरितमानस। हम लोगों को वह पुस्तिका मार्गदर्शन देती है कि हमको प्रत्येक कदम अगर चलना है, कोई कार्य करना है दिन रात, तो मानस राम जी के मार्गदर्शन में हमको करना चलना चाहिए। उन पर तरह तरह के कटाक्ष करना, इन विरोधियों के आतताई जो देश के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी, इनका ये कथन बिल्कुल गलत है, अपमानक है, निंदनीय। इनको तुरंत जेल आदि देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली। आज समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता अशोक यादव से जब बात की गई और पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पार्टी क्या सोचती है, तो उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका अपना निजी विचार हो सकता है। जिस प्रकार से सपा सांसद शफीक उर रहमान भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि वह उनका निजी विचार है। हमारी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। रामचरितमानस हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, समाजवादी पार्टी में सभी की इज्जत है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भगवान राम को माना और हनुमान जी की बड़ी मूर्ति सफाई में लगवाई। मस्जिद को बचाने में उन्होंने अपनी कुर्सी भी छोड़ दी थी। उन्हीं के परिजनों पर अखिलेश यादव चलने के लिए अग्रसर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी खुद को दूर रखती है। घर घर में राम का गुटका पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके बात करना, क्योंकि हम लोग विरोध नहीं कर सकते। बड़ी बात यह है कि वो देखिए, सवाल ये नहीं है, हम अलग अलग, हमारे विपक्ष की अलग अलग पार्टियां हैं जिन्हें विपक्ष बोलते हैं। ऐसे हालात कभी देश में आते, इंदिरा जी के टाइम में आए थे, इसके बाद एक बार 89 में आए थे, एक बार आए थे 96 में। जब लोग परेशान हो जाते हैं वर्तमान सरकारों से, तो एक नई सरकार के गठन करते हैं और उस गठन में कई दल शामिल होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे देश के तमाम जो विपक्ष दल हैं, ये पूरे एकत्रित होने के मूड में हैं, और जब एकत्रित हो जाएंगे, उससे पहले कोई आदमी खुद तो नहीं कह सकता है, कोई कुछ भी कह ले। पहले तो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे एक मन से चुनाव लड़ेंगे, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं होगा प्रधानमंत्री पद का। लेकिन जब हमारी 280 सीटें आ जाएंगी, सीटें हमारी 300 आ जाएंगी, तब ये तय करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था। खबरों की ओर, खबर रायबरेली से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हस्ताक्षर अभियान रतापुर चौराहे के पास सेल्फी पॉइंट नगर पालिका परिषद रायबरेली द्वारा किया गया, जिसमें जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, सीओ सिटी वंदना सिंह सेल्फी लेते हुए और हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया।
देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विगत दिवस जिला प्रशासन द्वारा मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम, एसपी के साथ समाज सेवियों सहित स्कूली बच्चों ने कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प लिया है। महोबा जिला अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आज देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके चलते जिला कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर एक लंबी मानव श्रृंखला विजयनगर पक्षी विहार तक बनाकर तैयार की गई है। इस अवसर पर यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हम सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन कर कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूजनीय सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है। इस पर मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें ट्रैफिक के नियमों की शपथ दिलाई गई और उसके पालन को बताया गया, जिससे कि अपने घर वालों की सुरक्षा हो सके। कैसे सीट बेल्ट को लगाना है, कैसे जो है हेलमेट का, रिहाइश के हेलमेट का प्रयोग करना है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जीआईसी परिसर में विशाल प्रदर्शनी व स्टॉल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही सभी सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया और शिविर में प्रदर्शनी लगाई गई। लोगों को यूपी स्थापना दिवस के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान व अन्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी अनीता यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आप लोग अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह के हैं, कितनी महिलाओं का समूह? 10 महिलाओं का समूह है। 10 महिलाओं का समूह है। डूडा के द्वारा क्या आर्थिक सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग मिलता है डूडा से। तो उससे क्या क्या सामान बनाते हैं? उससे हम लोग गुड़ का सामान बनवाते हैं, कपड़े बनवाते हैं और हमारा जो है एक बैग बनता है हाथ का। हर समूह अलग अलग काम करता है, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सामान बनाता है। ग्रैंडफादर से इंस्पायर होकर के बनाया था, वो आर्मी में थे तो मेरा विजन वहीं से आया था। और इस हेलमेट को मैंने बुलेट प्रूफ बनाया है उस मटेरियल से जो मैंने किचन में डेवलप किया है, जो सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर से बनता है। उसका बेसिकली ये काम होता है कि जो कॉर्नस्टार्च वाला फॉर्मूला था उसी के बेसिस पर है ये। इसमें जब बुलेट जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और नीचे हमने टंगस्टन की लेयर यूज़ करी है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो वो टंगस्टन की लेयर बुलेट को पूरी तरह स्ट्राइक होने से रोक देती है, तो हमारे जवान की जान बच जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। अंग्रेजों के शासनकाल से छुटकारा पाने के 894 दिन बाद हमारा देश स्वतंत्र राज्य बना। तब से आज तक हर वर्ष समूचे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को लेकर इस बार यानी 2023 को क्या तैयारियां की गई हैं, देखिए खास रिपोर्ट में। लगभग 2 दशक पुराने गणतंत्र दिवस की इस यात्रा को सन 1930 में एक सपने के रूप में संकल्पित किया गया और हमारे भारत के शूरवीर क्रांतिकारियों ने सन 1950 में इसे एक गणतंत्र के रूप में साकार किया। तभी से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र
पथ पर निकलने वाले इन झांकियों में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने अंतिम दौर में जगह बनाई। परेड के दौरान निकलने वाली झांकियों में यूपी की झांकी की झलक बेहद खास होने वाली है। इस बार झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव है। बीते 3 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या है। यूपी सूचना विभाग की झांकी की थीम दीपोत्सव है। यूपी के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए खूबसूरत झांकी तैयार की है। उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड है। 3 भागों में बटी इस झांकी का हर हिस्सा उत्तराखंड की विरासत को दर्शाता है। उत्तराखंड सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि उनकी झांकी की थीम मानस खंड है। इसमें दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए 12 सिंघा और विभिन्न पक्षियों को दिखाया गया है। ऐसा है हमारे संविधान का प्रारूप। साल 2015 में भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। 2015 खास था क्योंकि उस साल डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कर्तव्यों, सरकार की भूमिका का भी वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति। 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर लिखी गई है। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है। पहले इसमें 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना अधिनियम 1935 पर आधारित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में है। तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। परेड में गुजरात भी अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा और इसको लीड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी। गुजरात की झांकी की खासियत बताते हुए पंकज मोदी ने कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश और दुनिया को एक नई दिशा देता है। इस बार की झांकी में भी नई दिशा और प्रेरणा देने का प्रयास है। गुजरात में एक मोटेरा गांव है जहां सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली पैदा होती है। जम्मू कश्मीर की झांकी का थीम है तीर्थ यात्रियों और पर्यटन क्षमता की पृष्ठभूमि में नया जम्मू कश्मीर। झांकी में एक जंगल को दिखाया गया है जिसमें तेंदुआ, कश्मीरी बारहसिंघा और तीतर है, जबकि बीच के हिस्से में ट्यूलिप गार्डन और लैवेंडर की खेती और उस पर काम। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे से घायलों को अस्पताल भेजा गया। सिविल ट्रॉमा में घायलों का इलाज जारी है। मलबे में फंसे कई लोग परिजनों के संपर्क में। फिलहाल मलबे से 2 और महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
मलबे में फंसे अन्य लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अलाया अपार्टमेंट में बहुमंजिला इमारत ढही। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अलाया अपार्टमेंट की बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई है। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां पे आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। एक एजेंसी हमारा कांटेक्ट हुआ है, उनको हमने एनडीआरएफ ने उनको मोबाइल फ़ोन दिया है बातचीत करने के लिए, ताकि अंदर पता लगाने के लिए, तो और रास्ता बना रहे हैं, उनको भी रेस्क्यू कर लेंगे। कुल कितने और लोगों की सर फंसे होने की संभावना है? अब जो जिस तरह से बातचीत हुई है लोगों से जो बिल्डिंग में रहते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से पता चला है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लोग हुई थी। क्या कोई कैजुअलिटी की भी? अब तक कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई कैजुअलिटी। सर कारण क्या बताया जा रहा है? कारण तो जांच का विषय है, पता चलेगा। थोड़ी जैसा ऊपरी तौर पे अभी लग रहा है कि प्राकृतिक आपदा का भी कुछ रोल हो सकता है। सर इनका कहना है बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था, पिलर उसमें कुछ हम लोगों को ही बताया है, लेकिन मेजर ऐसा कोई काम नहीं चल रहा था जिसकी कोई मशीन वगैरह ऐसी हो, वो नहीं मिली है। सर अनुमानित कितना समय लगेगा सब पूरा रेस्क्यू करने में? ये पूरा रेस्क्यू करने में तो 18 घंटे टोटल लग सकते हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जैसा डीजीपी साहब ने बताया आपको, और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं, और अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। किसी व्यक्ति को अंदर भेजा गया है, उसकी तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि नहीं? जो एक व्यक्ति, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि एक व्यक्ति जो अंदर जिससे संपर्क में है, उनको फोन दिया गया है, और अभी वो सकुशल है, उनको निकालने की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पे नजर बनाई जा रही है, और माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी फोन करके सूचना इसकी दी गई है, और उन्होंने आर्मी के लिए भी इंस्ट्रक्शन किया है। आर्मी की टीम भी पहुंची है यहाँ पर, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आईडी के ऊपर। क्या कारण रहा इस बिल्डिंग की गिरने की वजह? अभी कारण अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगल बगल की बिल्डिंगों को खाली कराया गया? अभी अगल बगल की बिल्डिंगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आसपास की बिल्डिंग्स का निरीक्षण कर रही है। 7 लोग अभी तक सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं, और 2 लोग यहाँ पर हैं जिनको कि निकाला जा रहा है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। जी भरत, लखनऊ में बहुमंजिला इमारत ढह गई, क्या कुछ कारण रहे कि मतलब इतनी मंजिल इमारत ढह गई है? देखिए, प्रथम पहले जो बातें सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो जिस तरीके से भूकंप के झटके थे उससे बिल्डिंग में दरारें आई थी, उसके बाद वहां पे जो बिल्डिंग है कुछ घंटों के बाद धराशायी हो गई। फिलहाल उसके बाद जो कुछ और बातें जो सामने आई है, वो नींव का कमजोर होना। जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं वो साफ तौर पर यह बयान कर रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ उससे पहले वहां पे ड्रिलिंग का काम चल रहा था, टाइल्स को लगाया जा रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है, और नींव काफी कमजोर थी, जो अब बातें सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरह से रेस्क्यू चलाया गया, तमाम लोगों को बाहर निकाला गया, 14 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर समय की बात करें, काफी 11-12 घंटे का समय हो चुका है, और अभी जो राहत बचाव कार्य है वो फिलहाल जारी है। अगर बात करें रेस्क्यू में, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है। मोबाइल के जरिए जो कांटेक्ट में थे तमाम जो पुलिस अधिकारी, जो लोग मलबे में दबे हुए थे, उनसे लगातार बातें चल रही थी, उसके तहत लगाया गया। लेकिन अभी एक समस्या और पैदा हो गई है कि जब लोगों के मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है, जिससे अब कुछ संपर्क लोगों का टूट गया है। एसडीआरएफ की टीम ने मोबाइल को भी नीचे पहुंचाया था, जिससे कुछ महिलाओं को सुबह बाहर निकाला गया, और जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर, डीजीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल अभी राहत बचाव कार्य देख रहे हैं, मौके पर मौजूद है। अभी कई लोगों की फंसे होने की आशंका है। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही थी कि 7 लोग अंदर है, लेकिन अब तक फिलहाल 14 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अभी 3 लेयर का काम कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी जो लेयर्स है उसको निकाला जा रहा है। हो सकता है अभी और लोग भी दबे हो, बहुत सावधानी से पूर्वक ये काम फिलहाल अभी एनडीआरएफ और तमाम जो सुरक्षा की जो टीमें हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि और कोई मलबे में दबा ना हो, किसी की जान मान का नुकसान ना हो।
फिलहाल अभी राहत की बात यह है, किसी की जान माल के नुकसान की अभी खबर नहीं सामने आ रही है। जिस तरीके से पहले बताया जाता है 2 से 3 कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जी भरत, क्या कुछ कारण रहे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बिल्डिंग ढह गई है? और यहाँ पे जहां तक कि बता दें आपको कि एक मैप होता है जो पास होता है एलडीए या केडीए द्वारा, तो वो मतलब एक होता है कि उनको पास कराना, उसके बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन काम किया जाता है, और ये बनने से पहले ही धाराशायी हो गई। क्या कुछ कारण रहे कि अधिकारियों का इन सब पे क्या कुछ कहना है कि क्या वजह रही कि बिल्डिंग धाराशायी हो गई? देखिए, वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो बिल्डर है उसने किस तरीके से ये नक्शा जो पास कराया था, जो मानचित्र पास होता है, उसमें हो सकता है उससे जो सामग्री है वो लो क्वालिटी की लगाई हो। फिलहाल अभी की जो बात करें, लखनऊ में तमाम ऐसे बिल्डर है जो अधिकारियों के साथ मिली भगत करके नक्शे को पास करवा लेते हैं, जो जिस तरीके से नक्शा पास होता है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, और तभी ये जो छोटे जो बड़े हैं हादसे वो देखने को मिलते हैं। अभी ये जांच का विषय है कि बेसिकली जो क्या कारण रहा जो बिल्डिंग जो धाराशायी हुई है। जिस तरीके से पहले बातें आ रही थी सामने कि भूकंप के झटके के बाद बिल्डिंग में दरारें आई थी, लेकिन जहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने साफ तौर पर ये मना कर दिया कि भूकंप से बिल्डिंग नहीं गिरी। ये जो कमजोर था और नीचे ड्रिलिंग का बड़ी ड्रिलिंग का काम कर रहा था, वहां काम किया जा रहा था, जिस कारण ये हादसा हुआ। अभी अगर बात करें, जो डीजीपी मौके पे पहुंचे थे उन्होंने ये साफ कहा कि ऐसी जो ड्रिलिंग मशीन मौके से नहीं मिली है। सबसे पहले उनका जो प्राथमिकता वो रेस्क्यू ऑपरेशन में दे रहे थे, जितने लोग वहां पे अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करवाया जाए, उनको बाहर निकाला जाए। लगभग 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अगर ये बिल्डर्स की कोई भी लापरवाही सामने आती तो साथ साथ वो अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने ये इसका मानचित्र पास किया बिना क्वालिटी देखे। इनका जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग खड़ी करनी, ये तो अभी फिलहाल जांच का विषय है। अभी सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, रेस्क्यू चल रहा है। तमाम जो जी भरत, जैसे कि 12 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या किसी जनहानि की सूचना है? देखिए, अभी किसी की कैजुअलिटी की सूचना अभी नहीं आई है। घायल काफी लोग हैं जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर में और साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में, नजदीकी हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो लगी हुई है मौके पर, और जेसीबी मशीन है वो लखनऊ में घटनास्थल पर मौजूद है जहां पे ये हादसा हुआ है। वहां पे जैसे अगर कोई भी घायल अवस्था में लोग मिलते हैं, जैसे ही लोग तत्काल उनको वहां से बाहर निकाल के एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। अभी ये राहत की बात है कि कोई कैजुअलिटी की बातें जो है वो सामने नहीं आई है। जी भरत, जैसे कि सीएम ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर निर्देश दिए कि राहत बचाव कार्य किया जाए, क्या कोई मुआवजा वगैरह? देखिए, मुआवजे की बात अभी नहीं हुई, कैजुअलिटी अभी नहीं हुई। राहत बचाव कार्य के लिए सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे इस घटना में नजर बनाए रखे हैं। तमाम जो आदेश दे रखे हैं, जितने भी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी और कमिश्नर, तमाम जो फोर्स के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, और जो जितने भी लोग जो घटना में जो चोटिल हुए उसके उपचार के लिए भी नजर बना रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, और जो भी अगर बात करें बिल्डर के ऊपर जो भी लापरवाही जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है उसके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जांच के बाद फिलहाल अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग दबे हुए हैं उनको दी जा रही है, उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भरत जी। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां बहुमंजिला इमारत धाराशायी हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 12 घंटे से लगातार जारी है। बात कर रहे हैं लखनऊ में बिल्डिंग धाराशायी की। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ी है। खराब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट हो चुकी है। बारिश को देखते हुए मंगाई गई तिरपाल। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ी है। खराब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, खराब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू टीम का अलर्ट हो चुकी है।
बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां खराब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बारिश को देखते हुए मंगाई गई तिरपाल। हजरतगंज क्षेत्र में बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। खराब मौसम को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट। वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत सेठी जी। जी भरत, लखनऊ में मौसम खराब है और रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है और उन्होंने तिरपाल भी मंगाई है। क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ सकती है, किसी तरह के विलंब हो सकता है कि ये रोकी जा सकती है ऑपरेशन? देखिए, रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सुबह से ही मौसम में थोड़े से चेंजेस देखे जा रहे थे और उसके बाद अब बारिश शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, बारिश में जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें खलल पैदा होगी, लेकिन तमाम इंतजाम उसके लिए भी किए जा रहे हैं। तिरपाल मंगवाई जा रही है और जो भी बारिश से बचाने के लिए वो प्रॉपर इंतजाम करने के लिए जो तमाम कर्मी है वो जुट गए हैं। बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पनियां आ रही है, तिरपाल आ रही है, जिससे कि कोई खलल पैदा ना हो। फिलहाल एक ऑपरेशन जो चल रहा था उसके सामने खलल किया थी, जो प्रॉब्लम्स जरूर हो रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेजी से अपना जो है वो हो सकती है, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तमाम उसको देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी जो दिक्कत जरूर पैदा होगी, जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना एक बार फिर करने को मिल सकता है, क्योंकि बारिश एक खलल पैदा हुई है। अब देखना होगा कि कितनी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लोगों को बाहर निकालने में कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो तमाम जो इंतजाम है वो करने के लिए शुरुआत कर दिए गए हैं। जिस तरीके से मौसम चेंज दिख रहा था मॉर्निंग से ही, उसको देखकर पहले से ही कुछ ना कुछ इंतजाम करने के लिए अधिकारी साहब बोल रहे थे कि कोई भी दिक्कतों को बीच में नहीं पैदा होने देंगे, चाहे वो बारिश हो चाहे वो कुछ हो। जो भी लोग अंदर फंसे हैं उनका जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी रहेगा, उनको लगातार निकालने का प्रयास रहेगा। फिलहाल अभी भी कुछ लोगों की जो दबे होने की आशंका है, जिसको देखते हुए बहुत सावधानी से, क्योंकि जब बारिश हुई है कुछ मिट्टी गीली हुई है, कुछ वहां पे जो मलबा था उसको सावधानी पूर्वक और ये लोग निकालने का प्रयास करेंगे। जो लोग एनडीआरएफ के जो सुरक्षा जो कर्मी है, एसडीआरएफ के जो कर्मी है, तो तमाम जो कर्मी है वो अब उनके लिए सामने चुनौती जरूर है, लेकिन हाँ, प्रयास उनका यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी लोगों जो फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जी भरत, जैसे कि लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी है, लगातार यहाँ पे कहीं होटल में आग लग जाती है जिसमें जनहानि होती है ना। ये हजरतगंज का ही कुछ दिनों का पहले का मामला है, जहाँ बिल्डिंग में आग लगी थी और जनहानि की सूचना भी आई थी। फिर वहीं हजरतगंज में दूसरा मामला सामने आया है कि जहाँ तक की बात सामने आई है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूकंप के झटके जो कि 30 सेकंड के थे, उसके बाद ये इमारत पे दरारें आई, फिर उसके बाद बिल्डिंग ढह गई। तो क्या ये लापरवाही है कि किसी को कोइंसिडेंस कहा जाए? देखिए, ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि जहां वहां पे जो लोग रहते थे उनका ये कहना था कि भूकंप के झटके महसूस जरूर किए गए थे, लेकिन इतने ज्यादा महसूस नहीं किए गए थे कि जो इतना बड़ा हादसा हो सकता। लापरवाही के चलते हुआ है। बिल्डर ने जिस तरीके से वहां पर जो मटेरियल यूज किया हो, चाहे वो तमाम जो वहां पे जो चीजें रही हो, उसको देखते हुए वहां पे जो लोग बातें कर रहे कि ड्रिल मशीन हो रही थी, ड्रिलिंग के चलते ये हादसा हुआ है, जो नींव थी वो कमजोर थी, उसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन ये फिलहाल अभी जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ। लेकिन जो हादसा हुआ है इसमें कई लोग चोटिल हुए, कई लोग जो मलबे में दबे थे उनको हॉस्पिटल उपचार के लिए फिलहाल भेज दिया गया। लेकिन ये हादसा काफी दुखद था। लेकिन राहत की बात यह है कि कैजुअलिटी नहीं हुई। और ये किसके संरक्षण में ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं, किसके संरक्षण में जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्या किसकी लापरवाही ये सामने आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये हादसा काफी दुखद था। अभी फिलहाल तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, फोर्स है, सेना के जवान है, एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और बचाव का जो कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। बारिश ने खलल जरूर पैदा कर दी, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम कर दिए गए हैं। जी भरत जी, जैसे कि मौसम खराब है, वहां पे तिरपाल मंगाई है, इसके अलावा क्या कुछ इंतजाम किए गए बारिश से बचने के लिए? देखिए, बड़ा तिरपाल मंगवाया गया है कि वहां पे पूरे ऊपर जो भी पोर्शन है उसको ढका जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, जो क्रेन है, उसको क्योंकि वो जब उठता है तो उसका जो आगे का पैनल होता है वो काफी ऊंचा जाता है। उसको देखते हुए भी इंतजाम किया गया कि काफी ऊंचाई पे जो अगल बगल बिल्डिंग है उससे आपस में मिलाया जाएगा तिरपाल को, क्योंकि कोई दिक्कत पैदा ना हो, पानी नीचे ना पहुंच पाए, क्योंकि पानी नीचे पहुंचेगा तो मिट्टी भी सिरकेगी और उसके चलते कई बड़ी घटना भी हो सकती है। जो लोग अंदर दबे हैं उनको निकालने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अभी तमाम तरीके के सारे इंतजाम देखते हुए कोई भी घटना ऐसी ना हो जाए, बारिश के चलते उसको प्रॉपर देखते हुए तमाम जो आला अधिकारी है वो भी अपने सामने इस समय घटनास्थल पर मौजूद है और तमाम जो कवायद है निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है उनके सामने ही।
तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया भरत सेठी जी। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बारिश होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ी है और तिरपाल मंगाई गई है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। हजरतगंज क्षेत्र में बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच खराब मौसम के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ गई है। बारिश को देखते हुए तिरपाल मंगाई गई है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में पड़ रही खलल। हम इस खबर पर पल पल की अपडेट पर